Hi everyone, I hope all of you are doing well. So as we are doing the lecture series of stereochemistry, in previous lectures we have studied about different representations, mirror images, asymmetric center and DL configurations or DL notations, right? How to assign DL notations. Today we are going to start with very important topic, that is RS nomenclature or RS notations, okay, which comes under the category of absolute configurations. आपको बताया था ऑलरेडी कन्फिग्रेशंस दो टाइप की हैं, एक आपके पास रिलेटिव कन्फिग्रेशन, एक एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन. रिलेटिव कन्फिग्रेशन में हम DL पढ़ चुके हैं और जो हमारे पास एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है जिसमें RS नॉमेनक्लेचर आता है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं. बाकी और भी टॉपिक्स में ये RS करने की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, तो इसे अच्छे से आप लोगों ने क्लियर करना है. ठीक है, देखो क्या है RS नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले तो इसके नाम से हमें पता होना चाहिए कि R वर्ड क्यों है, S वर्ड क्यों है या लेटर क्यों है. ठीक है, तो R जो है एक्चुअल में ये हमारे पास लिया गया है रेक्टस वर्ड से. S जो लिया गया है वो लिया गया है सिनिस्टर वर्ड से. ठीक है, तो हमारे पास ये रेक्टस और सिनिस्टर जो टर्म्स हैं या जो वर्ड्स हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. रेक्टस मीन्स राइट हैंडेड एंड सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंडेड, जिसे हम अपने रूल्स के साथ यहाँ पे कैसे कोरिलेट करते हैं. राइट हैंडेड को हम ज़्यादातर क्लॉकवाइज मान के चलते हैं और लेफ्ट हैंडेड को हम एंटी क्लॉकवाइज मान के चलते हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन तो राइट हैंडेड तो रेक्टस, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो लेफ्ट हैंडेड या फिर सिनिस्टर. तो इसके ये जो फर्स्ट लेटर है इन्हीं से ये RS नॉमेनक्लेचर का नाम पड़ा है या RS नोटेशन कहा जाता है. ठीक है, अब ये जो RS नॉमेनक्लेचर जिसे आप लोगों ने DL नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, एग्जैक्टली RS नॉमेनक्लेचर में भी कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट ही हम ये RS अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वो देखो हमारे पास रूल्स क्या क्या है. रूल्स इस तरह से हैं दैट फर्स्ट थिंग कि दिस RS नोटेशन है ना, ये जो RS नोटेशन है इज रिप्रेजेंटेड इन वेज एंड फिशर, इज रिप्रेजेंटेड इन वेज एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन ओनली. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी RS की हम बात करेंगे उसके लिए दो रिप्रेजेंटेशन है. जैसे DL के लिए स्पेसिफिकली फिशर थी, वैसे ही RS के लिए आपके पास सिर्फ दो हैं. कौन कौन सी? वेज और फिशर. इन दोनों में आप RS कर सकते हो. ठीक है, दूसरी बात कि आपके पास जहाँ एसिमेट्रिक सेंटर होगा, जहाँ पे कायरल सेंटर होगा वहीं पे आप RS करने का सोचेंगे ऑन एसिमेट्रिक सेंटर. अगर आपके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है कैसे चेक करते हैं कायरल सेंटर. अगर आपके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है तो आप वहाँ पे RS के बारे में नहीं सोचेंगे. बट इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कायरल सेंटर होने के बाद भी ओरिएंटेशन मस्ट बी डिफाइंड. ओरिएंटेशन मस्ट बी डिफाइंड. अब इसका मतलब क्या है दैट ओरिएंटेशन मस्ट बी डिफाइंड. जैसे सपोज आपके पास ये एक कायरल कार्बन है. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इस कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट है. तो ये कायरल कार्बन तो है, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन तो है, बट अगर कोई मुझे कहे कि आप इसमें RS कर सकते हो तो मेरा आंसर होगा नो. I can't assign RS notations for this molecule. क्यों? क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन डिफाइंड नहीं है. हमें नहीं पता कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बिलो है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अवे है. ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे अगर ये वेज रिप्रेजेंटेशन है तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट ऑन द प्लेन है, कौन एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है और एक कौन सा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. वैसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो उसमें आप RS नहीं कर पाओगे. ये क्यों नहीं कर पाओगे ये आपको पता चलेगा जब आप सारे रूल्स स्टडी कर लोगे. ठीक है,
और अगर इसी जगह मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया होता जिसमें मुझे एग्जैक्टली बताया है कि OH टूवर्ड्स है, हाइड्रोजन अवे है, इथाइल एक तरफ प्लेन पे है, मिथाइल दूसरी तरफ प्लेन पे है, तो अब मुझे पता है कि ये 4 बॉन्ड डिफरेंट है, इसलिए इसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। और क्योंकि ओरिएंटेशन भी वेल डिफाइंड है, जो टूवर्ड्स होना चाहिए टूवर्ड्स है, जो अवे होना चाहिए अवे है, जैसे एक वेज रिप्रेजेंटेशन में हमें जो चाहिए होता है वो एग्जैक्टली इसमें दिया गया है, तो मैं इसमें RS कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात RS सिर्फ वेज और फिशर में होता है, दूसरी बात सिर्फ कायरल सेंटर पे होगा, कायरल सेंटर नहीं है तो आप RS का नहीं सोच सकते। अच्छा, कायरल सेंटर होने के बाद भी अगर आपके पास ऐसे 2 सिस्टम दिए हैं जिसमें एक में ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया से डिफाइंड है, एक में नहीं है, तो जिसमें ओरिएंटेशन डिफाइंड नहीं है उसमें भी RS नहीं कर सकते। जिसमें कायरल सेंटर है और वो वेज या फिशर में से ही कोई एक है, एज वेल उसमें हमारे पास ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया से डिफाइंड है, वहीं RS किया जा सकता है। तो RS के रूल्स पढ़ने से पहले आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कि हम पहले इसमें R है या S ये डिसाइड करें, उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इन चारों सब्स्टिट्यूएंट, जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनको प्रायोरिटी असाइन करते हैं और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिर हम बताते हैं कि हमारे पास R कन्फिग्रेशन आनी चाहिए या फिर S आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे कि RS कैसे असाइन किया जाता है। बट उसके लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा, और वो रूल्स हमारे पास हैं CIP रूल्स। सुना होगा आपने पहले भी, है ना? तो CIP रूल्स में भी सेम वैसा ही है कि इसका जो ये लेटर है C या I या P, ये किसी न किसी टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो है साइंटिस्ट के नेम, कैन, इनगोल्ड, प्रीलोग। तो हमारे पास कैन साइंटिस्ट से C, इनगोल्ड से I, प्रीलोग से P, फर्स्ट लेटर लेके इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इस रूल का नाम रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये रूल्स दिए थे, दैट्स वाई इन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर पे इन रूल्स का नाम रख दिया गया। सो देयर आर सम बंच ऑफ रूल्स, सम सीक्वेंस ऑफ रूल्स जो आपको अप्लाई करने हैं, ताकि आप क्या कर सको, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो 4 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं या 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन पे नंबरिंग दे सको, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, प्रायोरिटी फिक्स कर सको। एक बार जब प्रायोरिटी आ जाती है उसके बाद एक और हमें ओरिएंटेशन से रिलेटेड एक रूल याद रखना होता है, वेज के लिए अलग, फिशर के लिए अलग। फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हमारे पास R होना चाहिए या S। वहाँ पे हम चेक करते हैं कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम सारे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये आपके पास है प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल। कह सकते हो एक तरीके से कि प्रायोरिटी को सीक्वेंस करने के लिए कि किसकी प्रायोरिटी आपके पास पहले आनी चाहिए, किसकी बाद में आनी चाहिए, उसके लिए ये रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपके पास क्या कहता है, द डायरेक्टली अटैच्ड एटम, द डायरेक्टली अटैच्ड एटम विद हायर एटॉमिक नंबर, with higher atomic number will get higher priority over directly attached atom with smaller atomic number, with smaller atomic number। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट रूल। क्या कहता है, सपोज आपके पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया है और उस मॉलिक्यूल में यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है H, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है CH3। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या ये कार्बन कायरल है, यस। क्या ओरिएंटेशन डिफाइंड है, यस। फिशर रिप्रेजेंटेशन में दिया और फिशर में जैसे होना चाहिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल वैसे ही दिया है। सो अब डायरेक्ट अटैच्ड जो हमारे पास एटम्स हैं उन पे हम काम करेंगे और उनका एटॉमिक नंबर
जिसका हायर होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ डायरेक्ट क्या अटैच्ड है, कार्बन, क्योंकि कार्बन के बाद हाइड्रोजन है तो हमें सबसे पहले फोकस डायरेक्ट अटैच्ड, कायरल सेंटर के साथ जो डायरेक्ट अटैच्ड है उस पर करना है। तो ब्रोमीन का सबसे हायर जाएगा एटॉमिक नंबर, इसलिए इसे फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लोरीन का उसके बाद आएगा तो इसे सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद कार्बन का आएगा तो इस बॉन्ड को थर्ड प्रायोरिटी, और सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होगा तो उसे फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपके पास वेज रिप्रेजेंटेशन में है तो वेज में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सपोज आपके पास है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है ब्रोमीन। तो फर्स्ट आएगा ब्रोमीन, यहाँ किसका चेक करोगे, डायरेक्ट कौन अटैच्ड है इस कायरल सेंटर के साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट अटैच्ड कौन है, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट, फिर किसका आता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट अटैच्ड कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, और सबसे लीस्ट किसका है, हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कायरल सेंटर के साथ जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वहीं से हमारे पास प्रायोरिटी असाइन हो जाती है। बट हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डायरेक्ट अटैच्ड एटम डिफरेंट ही होंगे। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके पास जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम्स हैं वो सेम हो। अगर वो सेम है फिर हमें क्या करना होता है, उसके लिए आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया कि जिसका एटॉमिक नंबर हायर है उसको हायर प्रायोरिटी। ठीक है, देखो अगर आपके पास क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम है उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको फर्दर मूव करना है। ठीक है, देखो इफ डायरेक्टली attached atoms are having same atomic number, then move to further atoms until priority is not distinguishable। क्या समझ आया इस बात से कि अगर आपके पास सपोज हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर डायरेक्ट अटैच्ड एटम्स बिल्कुल सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं तो उस केस में हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना पड़ेगा कि उस एटम की फर्दर बॉन्डिंग किसके साथ है। और ये हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक हमें ये डिफरेंस देखने को नहीं मिल जाता कि एक तरफ की बॉन्डिंग और दूसरे तरफ की बॉन्डिंग डिफरेंट है। जब तक हमें ये डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम एक एक डिस्टेंस पे मूव करते ही जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, देखो ये जो एग्जाम्पल आपके पास दिया है इसमें हमें पता है ये कायरल सेंटर भी है और ओरिएंटेशन भी हमारे पास वेल डिफाइंड है। तो यहाँ डायरेक्ट अटैच्ड है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो अगर डायरेक्ट अटैचमेंट में देखूँ तो मेरे पास हायर एटॉमिक नंबर सब में से किसका है, ऑक्सीजन का, और लीस्ट किसका है, हाइड्रोजन का। तो रह गए बीच में कौन, ये दोनों कार्बन। अब दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है इट मीन्स यू हैव टू मूव फर्दर कि फर्दर इसकी किस किस के साथ बॉन्डिंग है। तो इस कार्बन की फर्दर बॉन्डिंग है 3 हाइड्रोजन के साथ, दैट्स वाई HHH लिख दिया। और इस कार्बन का देखा जाए तो इसके पास है 2 हाइड्रोजन और तीसरा इसके पास है कार्बन। देखो ऐसे ही बन रही है ना बॉन्डिंग, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, तो इसके पास क्या है, H एंड कार्बन। क्लियर, इट मीन्स यहाँ पे एक एटम ऐसा है, फर्दर एक एटम ऐसा है सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस पे जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसी को मिलेगा सेकंड नंबर और इसे जाएगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ तो पहले डिसाइड हो गया था, कंपटीशन बचा था सिर्फ सेकंड और थर्ड में।
तो उसमें सेकंड प्रायोरिटी उस कार्बन को मिली जिसके पास फर्दर कार्बन था, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है रेदर देन हाइड्रोजन, इसलिए अब इसे मिल गया हमारे पास हायर प्रायोरिटी। बट अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट नोट डाउन करना चाहें तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर सपोज आपके पास है एक तरफ H एंड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ सपोज कार्बन कार्बन एंड कार्बन, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टोटल कर दिया एटॉमिक नंबर, कार्बन 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 का टोटल कर दिया, ऐड कर दिया। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को स्पेशली मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास दो जगह कंपैरिजन आया इस तरीके से, ठीक है, और दोनों में कहीं एक ऐसा सेट बन रहा है जिसकी किसी एक पोजीशन पे ऐसा एटॉमिक नंबर है या ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर बाकी सब के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसी की प्रायोरिटी हायर रहती है, चाहे सिंगल ही क्यों ना हो, चाहे सिंगल ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास अगर किसी तरफ ऐसा सेट बन गया सपोज, तो उसकी प्रायोरिटी हायर रहेगी। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मेरे पास है H सल्फर एंड H, वैसे ही कुछ बना दिया मैंने, और यहाँ पे है ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर ऐसे रख देते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि देखो यहाँ सल्फर है यहाँ सल्फर है, तो सल्फर सल्फर तो कैंसिल हो गया, उससे तो डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट हुआ किससे कि यहाँ दो हाइड्रोजन थे यहाँ दो ऑक्सीजन थे, तो ऑब्वियस सी बात है अब प्रायोरिटी हायर किसे मिलेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर को। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया वैसे ही मैं बताना चाह रही थी कि सपोज आपके पास होता है H और एक सल्फर और दूसरी तरफ आपके पास सारी ऑक्सीजन्स होती, तब भी आपके पास हायर प्रायोरिटी किसे जाती, जिसके पास सल्फर होता। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर दोनों तरफ कंपैरिजन में कोई भी एक ऐसा सेट बनता है जिसमें बेशक एक ही एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर बाकी सब के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसी को हायर प्रायोरिटी मिलती है। कभी भी आप इनका ऐड करके चेक नहीं करोगे, ठीक है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे जो अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो बातें तो क्लियर हो गई कि अगर हमें डायरेक्ट अटैच्ड मिल जाते हैं डिफरेंट तो प्रायोरिटी कर दो, डायरेक्ट नहीं मिलते हैं तो एक एक बॉन्ड डिस्टेंस फर्दर मूव करते। सपोज यहाँ पे आपके CH2 है, यहाँ भी CH2 होता, तब क्या करते, तब फिर हम एक एक डिस्टेंस और मूव करते और फर्दर देखते कि CH2 तो सेम हो गया। अब आगे देखो कि आगे कार्बन है, उसके पास क्या क्या अटैच्ड है, इसके कार्बन के पास क्या क्या अटैच्ड है, तो उसके बेसिस पे वो सेम होता तो और एक डिस्टेंस मूव करते। यानी हमें तब तक मूव करते जाना है जब तक प्रायोरिटी हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल नहीं हो जाती, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अब हमारे पास एक और रूल क्या दिया गया है कि सपोज आपके पास आइसोटोप्स हैं, आपके पास क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, यही होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। तो अगर आपके पास सपोज आइसोटोप्स दिए हैं तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स द one with higher atomic mass, the one with higher atomic mass will get higher priority, will get higher priority। समझ आ रही है बात? यानी जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया, अभी तक तो हम एटॉमिक नंबर की हेल्प ले रहे थे, बट जब अब एटॉमिक नंबर ही सेम हो गया, अब क्या करना है, तो आइसोटोप्स के केस में क्योंकि नंबर सेम होता है, मास तो नहीं होता ना सेम, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो जिसके पास हायर एटॉमिक मास होगा उसी को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। सपोज आपके पास है 14 कार्बन, 13 कार्बन एंड 12 कार्बन, तो हायर प्रायोरिटी किसे मिलेगी, 14 को, देन 13, देन 12। ऐसे आपके पास सपोज हाइड्रोजन है,
3H, 2H एंड 1H। 2H को ड्यूटेरियम, 3H को ट्रिशियम बोलते हो ना आप। तो इसमें हायर प्रायोरिटी उसी को जाएगी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, या फिर जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, 18 ऑक्सीजन भी होता है, 16 भी होता है, तो हायर प्रायोरिटी किसे मिल जाएगी, 18 वाले को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं पे आइसोटोप्स मिल जाते हैं तो इस तरीके से एटॉमिक मास के बेसिस पे आप प्रायोरिटी दे सकते हो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है वो रूल है जब सिस्टम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हमें कैसे प्रायोरिटी डिस्टिंग्विश करनी है। सो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ रूल क्या आता है, लिखिए, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड it is duplicated and in case of triple bond it is triplicated। ठीक है, इसका मतलब क्या है अब वो समझना है। देखो हम कंपैरिजन क्या कर रहे थे, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड था तो उसके आगे 3 जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो रहे थे उनके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट तो रहेंगे नहीं। फिर सपोज एक तरफ 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरफ एक ही है, तो वो कंपैरिजन फेयर तो नहीं होगा ना। तो उस केस में अगर एक तरफ 3 सब्स्टिट्यूएंट है HHH तो दूसरी तरफ भी वैसा कुछ होना चाहिए। दैट्स वाई उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब डबल बॉन्ड रहेगा तो डुप्लीकेट कर देंगे हम डबल बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे 2 बार लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो एटम होगा, उसे हम ट्रिप्लीकेट 3 बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इस तरीके से CHO है एक तरफ और एक आपके पास ओलेफिन है, यहाँ पे है कार्बन CH3 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 और यहाँ पे है CH2 CH2 देन SH। ठीक है, ये आपके पास एक सिस्टम दिया गया है। तो इसमें अब हमें जो प्रायोरिटी फिक्स करनी है उसके लिए सबसे पहले तो वही रूल्स के जो सीक्वेंस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये है डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन, ये डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन, ये भी डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन और ये भी डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे चारों कार्बन अगर आ रहे हैं इस कायरल सेंटर के साथ, इट मीन सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा। यहाँ से तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे इस कार्बन के पास अभी हम देखें तो एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो CH वाला बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लिखा है, डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट करना है। इट मीन्स जब हमारे पास यहाँ कार्बन, ठीक है, हमारे पास यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लिख रहा है तो इट मीन्स 2 बार कार्बन, डबल बॉन्ड विद कार्बन। तो डुप्लीकेट करने का मतलब है कि इस कार्बन को 2 बार लिखो, डुप्लीकेट करो। अब इस कार्बन के पास देखो तो एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन को 2 बार लिखो। सॉरी, ये है डुप्लीकेट का कंसेप्ट। इस कार्बन के पास यहाँ डायरेक्ट कार्बन, यहाँ डायरेक्ट कार्बन, यहाँ डायरेक्ट कार्बन, तो इसके पास फर्दर जो बॉन्डिंग है 1 बॉन्ड डिस्टेंस पे वो क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। उसके बाद अगर मैं इसका चेक करूँ तो इसके पास हैं 2 हाइड्रोजन CH2 वाले और एक फर्दर बॉन्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में प्रायोरिटी करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। एक बार RS सीख लिया, लगेगा अब तो हम ऐसे ही कर देंगे, चुटके बजाते, कर भी देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माइंड काम रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इतनी सी गलती हुई ना, आपका ये सारा सिस्टम चला जाएगा, मार्क्स गए आपके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी छोटी चीज़ सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल कायदे से, वैसे ही कायदे से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर थोड़ी सी भी
ओवर स्मार्टनेस दिखाई या जल्दबाजी करी तो गलत हो सकता है। और वो मैं बताती हूँ अभी गलती करते क्या है। कायरल सेंटर दिखा, ऐसे फटाफट कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा इस तरफ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ सल्फर। अच्छा सल्फर का एटॉमिक नंबर हायर होता है, इसको फर्स्ट दो, फिर ऑक्सीजन सेकंड, और फिर इनका भी कुछ ऐसे करके थर्ड फोर्थ करके खत्म बात। पर क्या तुमने ये चेक किया कि ये हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड बॉन्ड डिस्टेंस पे ही दे रहे हैं। डायरेक्ट अटैच्ड बेशक सेम है, लेकिन बस एक एक आगे बॉन्ड मूव करके हमें पता चल रहा है कि हमारे पास सब जगह डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर सब जगह डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट वन बॉन्ड पे ही हमें मिल जा रहे हैं तो हम दूसरे या तीसरे बॉन्ड पे मूव करेंगे ही क्यों? हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं। दैट्स वाई इसी सीक्वेंस से आपने हमेशा अप्लाई करना है, एक एक कदम चलना है सब जगह। अगर एक तरफ वन बॉन्ड डिस्टेंस मूव किया तो दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, हर तरफ वन बॉन्ड डिस्टेंस ही मूव करना है। ठीक है, देखो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ है 3 कार्बन, यहाँ है 2 कार्बन, यहाँ है 1 कार्बन, इनका तो सॉर्ट आउट हो गया, और यहाँ है 2 ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है सब तरफ ऑक्सीजन जो है उन्हीं का एटॉमिक नंबर हायर होगा, तो ऑक्सीजन वाले ले जाएंगे फर्स्ट। उसके बाद जहाँ 3 कार्बन है वो सेकंड, जहाँ 2 कार्बन है वो थर्ड, जहाँ 1 कार्बन है वो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट चलता है किस चीज़ का, डुप्लीकेट करने का या फिर ट्रिप्लीकेट करने का। ट्रिप्लीकेट का भी अभी एग्जांपल बताती हूँ, बट अभी आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हम ऐसे फेयर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, कंपेयर नहीं कर सकते थे कि इस कार्बन के पास फर्दर 3 कार्बन मिल रहे हैं, 3 बॉन्ड, बट इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, हम सिर्फ 2 ही लिखते तो गलत हो जाता। 3 का कंपैरिजन 3 के साथ ही होना चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड में हम डुप्लीकेट कर देते हैं। जिसके साथ भी डबल बॉन्ड होता है उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम ट्रिप्लीकेट भी कर सकें ताकि आप प्रायोरिटी फिक्स कर पाओ। ठीक है, क्या है देखो ज़रा, आपके पास जैसे सपोज यहाँ पे दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे C के साथ ट्राई मिथाइल ग्रुप, एंड नेक्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे CH2 CH3, और यहाँ पे ले लेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जब तक मैं प्रायोरिटी यहाँ पे फिक्स करती हूँ आप भी साथ साथ प्रायोरिटी फिक्स करना शुरू कर दो, अभी तक जितने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो कार्बन के बेसिस पे तो हम नहीं बताएंगे, हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा। तो वही बात है, देखो इस कार्बन के पास क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कार्बन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखो सिंपल तरीके से, इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें है 2 और इसमें है 1, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में डाउट है, थर्ड और फोर्थ में डाउट नहीं है। फर्स्ट किसे मिलेगा, सेकंड किसे मिलेगा, ये इन दोनों में से अभी डिसाइड होगा, बट इतना पता है कि थर्ड उसे ही मिलेगा जहाँ 2 कार्बन है, फोर्थ उसे ही मिलेगा जिसके पास 1 कार्बन है। तो अब डिसीजन है फर्स्ट और सेकंड के लिए, और अगर यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है इट मीन्स हमें अब फर्दर मूव करना पड़ेगा। तो फर्दर आप इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन को उठा के देख लो, किसी भी एक कार्बन को उठा के देखोगे तो आपके पास तीनों क्या अटैच्ड हैं, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर इसमें हम फर्दर मूव करें तो इस कार्बन के पास 1 है हाइड्रोजन और 2 है कार्बन, 1 है हाइड्रोजन 2 है कार्बन। ऐसा मैंने क्यों किया,
क्योंकि आप देखो, जब आप इस कायरल सेंटर से मूव हुए थे तब आपने इस कार्बन की बॉन्डिंग के लिए जो आगे के 3 बॉन्ड थे उन्हीं को मेंशन किया था ना। जो एक पिछला 4th बॉन्ड था उसको तो मेंशन नहीं किया, आपने इन 3 बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही लिखा कि कार्बन कार्बन कार्बन। वैसे ही इस कार्बन को भी सिर्फ 3 ही बॉन्ड बताने होते हैं। तो एक बॉन्ड तो ये फिक्स होता है कि जो भी HR जो भी ग्रुप होगा ट्रिपल बॉन्ड में वो हमारे पास लिखा जाएगा, और बाकी 2 जो पोजीशंस वेकेंट रहती हैं वो हमारे पास ऐसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड बना है उसको ट्रिप्लिकेट तो नहीं कर पाएंगे यहाँ क्योंकि एक हाइड्रोजन का है, बट जितनी वेकेंट पोजीशन रहेगी है उसको इस ट्रिपल बॉन्ड से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए बाकी की 2 पोजीशंस हमारे पास किसकी आएंगी, कार्बन की आएंगी। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखिए इस चीज़ का। ट्रिपल बॉन्ड में क्या, डबल बॉन्ड में कहीं पे भी ध्यान रखिए। जैसे अगर इस कार्बन के लिए मुझे चेक करना होता तो मैं इस कार्बन के लिए क्या कहती, 2 तो हाइड्रोजन है ही, बट एक पोजीशन जो वेकेंट रह गई वो हमारे पिछले वाले बॉन्ड से पूरी की जाती है, यानी कार्बन से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, वैसे ही इसमें एक पोजीशन तो हाइड्रोजन की आ गई, बट जो 2 हमारे पास रह गई वो किससे कंप्लीट की जाएंगी, जो ट्रिपल बॉन्ड जिसके साथ बना हुआ है उसके साथ कंप्लीट की जाएंगी, क्योंकि इसके फर्दर और कुछ बॉन्डिंग नहीं है ना, दैट्स वाई हमें यहीं पे देखना पड़ता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन। तो जिसके पास कार्बन है ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है वो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी में। सो बहुत सिंपल है कि जो आपके पास यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था ये फर्स्ट आ गया, फिर ये सेकंड आ गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पहला काम तो आपको जो डायरेक्ट अटैच्ड हैं उन पे ही करना होता है, वहाँ डिफरेंस ना मिले तो एक एक डिस्टेंस फर्दर मूव करना है। वहाँ पे जैसे मेरे को डिफरेंशिएशन मिल गई थी कि फर्स्ट सेकंड में यहाँ कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट थर्ड और फोर्थ के लिए मैं श्योर हूँ, तो मैंने थर्ड और फोर्थ के लिए नंबरिंग कर दी थी। वहाँ पे रही फर्स्ट और सेकंड की बात, तो उसके लिए मैं एक एक डिस्टेंस आगे मूव कर रही हूँ। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे और इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन जो आगे की बॉन्डिंग का है वो, बट जो 2 पोजीशन वेकेंट रह गई वो पीछे वाले ही ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और वो किसके साथ था, कार्बन के साथ। इसलिए यहाँ बाकी 2 जगह क्या लिखा, कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ सारे हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है हायर प्रायोरिटी कार्बन वाले को। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप कैसे डुप्लीकेट करोगे और कैसे ट्रिप्लीकेट करोगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास 2 रूल्स और भी रहते हैं, छोटे से रूल्स हैं, और वो क्या है। एक रूल ये है कि इफ़ salt of acid is present, if salt of acid is present, ठीक है, अगर हमारे पास एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, कैसे, जैसे आपके पास सपोज ये है RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्ट फॉर्म है लेकिन साथ में मेटल अटैच्ड है। और अगर आपके पास सपोज यहाँ पे है O नेगेटिव एंड K प्लस पोटाशियम है, ठीक है, तो जब इस केस की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो ये मेटल है इस पे डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास एसिड है, एसिड का तो पूरा जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर और वो सब बनेगा वो सब बराबर होगा, डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है, मेटल का, मेटल आयन का। दैट्स वाई जिस मेटल आयन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो कुछ जगह ये कंसेप्ट भी यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, द मेटल विद हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी फॉर दैट सॉल्ट। एज वेल इन केस ऑफ लोन पेयर एंड एटम, in case of lone pair and atom, atom will get higher priority over lone pair। ये याद रखिएगा। कई बार आपके पास हो जाता है ऐसे कि नाइट्रोजन कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है,
तो डबल बॉन्ड में भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम CIP रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये बताया जाएगा। एक हमारे पास नॉमेनक्लेचर जैसे सिस ट्रांस होता है, वैसे EZ नॉमेनक्लेचर भी होता है ना, तो उसमें भी हमें CIP रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे ये रूल हेल्प करता है कि अगर आपके पास सपोज एक तरफ एटम है, एक तरफ लोन पेयर है, और आपको इन दोनों में प्रायोरिटी फिक्स करनी है, तो हमेशा जो एटम होगा उसे हायर प्रायोरिटी मिलेगी, जो लोन पेयर होगा उसे एटम के कंपैरिजन में होने पे लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये भी एक CIP रूल है दैट एटम गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर लोन पेयर इफ देयर इज कंपैरिजन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ CIP रूल्स हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं क्या किया। अगर आपके पास कोई कायरल सेंटर विद डिफाइंड ओरिएंटेशन दिया है तो जस्ट चेक करो कि आपके पास जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है या नहीं। अगर उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है वहीं से प्रायोरिटी फिक्स कर दो। अगर डिफरेंट नहीं है, कुछ एटम्स ऐसे हैं डायरेक्ट अटैचमेंट में, कायरल सेंटर के डायरेक्ट अटैचमेंट में जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, देन यू हैव टू मूव फर्दर। और कब तक मूव करते जाना है, एक एक डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हुए, जब तक आपको जो प्रायोरिटी है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं लगती है, अलग अलग नहीं लगती है, तब तक मूव करते जाओगे। डन। इन केस आपके पास आइसोटोप्स ही दे दिए, एक तरफ आपके पास 18 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ 16 ऑक्सीजन है, तो अब तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक मास जिसका हायर होगा उसे हायर प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के केस में डुप्लीकेट करना है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में ट्रिप्लीकेट करना है। एज वेल अगर आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड है तो मेटल जो हायर एटॉमिक नंबर के साथ होगी उसे हायर प्रायोरिटी मिलेगी, जो स्मॉलर के साथ होगी उसे लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कहीं पे कंपैरिजन एटम और लोन पेयर में है तो एटम को हायर प्रायोरिटी मिलती है ओवर लोन पेयर। तो ये तो बात होगी हमारे पास प्रायोरिटी फिक्स करने की। अब एक बार हमने कैसे स्टार्ट किया RS, कायरल सेंटर ढूंढा, उसके बाद ओरिएंटेशन डिफाइंड होनी चाहिए ये देखा, उसके बाद ये CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हमने प्रायोरिटी फिक्स कर दी 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि अगर वेज रिप्रेजेंटेशन दिया है तो हम कैसे R और कैसे S बोलते हैं, अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो कैसे R और कैसे S बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको करवाऊंगी फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। दोनों के रूल्स थोड़े से यहाँ से चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक तो दोनों के लिए बिल्कुल सही है ये CIP रूल्स एंड ऑल, बट इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या है देखो ज़रा, RS नॉमेनक्लेचर इन वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास असाइन प्रायोरिटी ऑन एसिमेट्रिक सेंटर अकॉर्डिंग टू CIP रूल। राइट, कि जो भी CIP रूल्स आपने पढ़े उन CIP रूल्स के अकॉर्डिंग जो एसिमेट्रिक सेंटर आपको मिल रहा है, जहाँ पे ओरिएंटेशन वेल डिफाइंड है, वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रायोरिटी फिक्स कर दोगे। एक बार जब आपने प्रायोरिटी फिक्स कर दी, ठीक है, ऑन एसिमेट्रिक सेंटर विथ वेल डिफाइंड ओरिएंटेशन, इस बात को भूलना मत, विद वेल डिफाइंड ओरिएंटेशन। ठीक है, अब जब एक बार हमें यहाँ पे CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी करने तक का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करनी है पोजीशन 4th प्रायोरिटी वाले ग्रुप की। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ 4th प्रायोरिटी ग्रुप। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप आया होगा या लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आया होगा, वो हमारे पास ऑन द प्लेन भी हो सकता है, अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करूँगी। राइट, क्या है फर्स्ट, बिलो
द प्लेन, सेकंड above the plane, third on the plane। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला या लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, या तो वेज रिप्रेजेंटेशन में ऑन द प्लेन है, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, दोनों को लेके चल रही हूँ, या अबव द प्लेन हो सकता है या बिलो द प्लेन हो सकता है। अगर बिलो द प्लेन है तो आपको क्या करना है, मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, यानी जो हायर प्रायोरिटी फर्स्ट है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ मूव करना है आपने, ज्वाइन करते जाना है सबको। मूव करते हुए आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो आपको मिलेगी क्लॉकवाइज रोटेशन या आपको मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या कहा, प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद आप ये देखो कि फोर्थ पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है। अगर फोर्थ पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूएंट बिलो द प्लेन है तो आप क्या करोगे, जो हायर प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूएंट तो आप वहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ज्वाइन करके 4 तक ही, सॉरी 5 6 नहीं 4 तक ही लोअर प्रायोरिटी तक आओगे आप। ठीक है, 1 2 3 4 या 3 तक भी कर लेते हो, 4 तक नहीं भी जाते हो तब भी काफ़ी हो जाता है। फोर्थ सिर्फ ये देखने के लिए रखो कि बिलो है, अबव है या ऑन द प्लेन है। तो आपको दो तरीके की रोटेशन मिल सकती है, या तो उनको ज्वाइन करते हुए वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, या तो उनको ज्वाइन करते हुए वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अगर वो आपके पास है क्लॉकवाइज रोटेशन तो आपको मिलेगी वो आर कन्फिग्रेशन, और अगर है एंटी क्लॉकवाइज तो आप कहोगे कि इस कायरल सेंटर पे प्रेजेंट है एस कन्फिग्रेशन। बहुत सिंपल, जब बिलो द प्लेन है तब अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। सिमिलरली अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूएंट अबव द प्लेन है तो उस केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होगा कि यहाँ भी सेम हम वही करेंगे, दैट मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी। तो दो ऑप्शन मिल सकते हैं, हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाते हुए, या तो आपको मिल सकती है क्लॉकवाइज रोटेशन या मिल सकती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मिलती है क्लॉकवाइज रोटेशन तो एस, अपोजिट बताया ना, एंटी क्लॉकवाइज तो आर। मतलब जो चीज़ आपने बिलो द प्लेन देखी अबव द प्लेन में वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, एक चीज़ याद रह जाएगी तो दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। ठीक है, बट जब बात आती है ऑन द प्लेन पे तो ऑन द प्लेन में हमें करना पड़ता है यहाँ पे डबल एक्सचेंज। ऑन द प्लेन में हमें एक टेक्निक या एक कह सकते हो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, और वो है हमारे पास डबल एक्सचेंज प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हो डबल इंटरचेंज प्रोसेस। डबल एक्सचेंज प्रोसेस या फिर डबल इंटरचेंज प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है ये मैं अभी फर्दर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, बट इन दोनों चीज़ों को अच्छे से नोट कर लो। जो आपको बिलो द प्लेन में मिलता है क्लॉकवाइज से, अबव द प्लेन में क्लॉकवाइज से उसके अपोजिट मिलता है। जो एंटी क्लॉकवाइज से बिलो द प्लेन में मिलता है, अबव द प्लेन में उसके अपोजिट मिलता है। ठीक है, तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई। बट जब वेज रिप्रेजेंटेशन में फोर्थ प्रायोरिटी ऑन द प्लेन है तब हम डबल इंटरचेंज कैसे करवाते हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ आ गया एक कार्बन एटम जिसके पास 4 डिफरेंट बॉन्ड्स थे, या कह सकते हो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे। ठीक है, और वो कुछ ऐसे आए, ये आ गया फोर्थ, है ना, ये 1, ये 2, ये 3। अभी मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं फिक्स किए, सिर्फ आपको पोजीशंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि सपोज ऐसे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें पहले यहाँ पे करना है फर्स्ट इंटरचेंज। फर्स्ट इंटरचेंज हमारे पास होगा ऑन द प्लेन और
बिलो द प्लेन के बीच में, ऑन द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और ऑन द प्लेन भी कौन सा, फोर्थ प्रायोरिटी वाला, समझ रहे हो, पोजीशंस एक दूसरे के साथ फ्लिप करवा देनी है, एक्सचेंज करा देनी है। मतलब हमारे पास बिलो द प्लेन पे कौन सा है अभी, सेकंड ना, उसको भेज दो कहाँ, फोर्थ की जगह, और फोर्थ को भेज देना है आपने कहाँ, सेकंड की जगह। ऐसे यहाँ ज़रूरी नहीं है सेकंड ही होगा, यहाँ सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें किस बात से मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी को जो ऑन द प्लेन है लेफ्ट या राइट, उसको बिलो द प्लेन लेके जाना है, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ सेकंड प्रायोरिटी था, फर्स्ट था या थर्ड था, हमें जस्ट पोजीशंस को फ्लिप करना है। कर दिया हमने, तो फोर्थ को बिलो भेज दिया, बिलो वाले को ऑन द प्लेन पे भेज दिया, ये हो गया फर्स्ट। अब जो अपने पास सेकंड इंटरचेंज है, या जिसे आप डबल इंटरचेंज कह रहे हो, वो उन सब्स्टिट्यूएंट के बीच में होगा जो आपने पहले स्टेप में फ्लिप नहीं करी। देखो दो तो आपस में फ्लिप कर दी ना आपने, और उसमें कंसेप्ट था कि जो ऑन द प्लेन है और जो बिलो द प्लेन है उनको फ्लिप करो, बट जो बाकी दो रहेगी, कौन, एक दूसरी साइड वाला ऑन द प्लेन और एक अबव द प्लेन, उनको भी फ्लिप करना पड़ता है। तो अब जो हमारी फ्लिपिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ थर्ड की जगह आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट की जगह आएगा थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे सेकंड। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि ये रहा 1, ये 2, ये 3, हमने डबल इंटरचेंज करा लिया। 1 2 3 हमें कैसी रोटेशन मिली, ये एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अब कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। तो क्या बताया था कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आपके पास कौन सी कन्फिग्रेशन आएगी, एस कन्फिग्रेशन। इट मीन्स कि अगर आपके पास ऑन द प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको डबल इंटरचेंज कराना है। डबल इंटरचेंज का मतलब है कि उस फोर्थ प्रायोरिटी वाले को पहले बिलो द प्लेन के साथ पोजीशंस को फ्लिप करवाना है, और उसके बाद जो बाकी दो रह गए जिनको हमने फर्स्ट स्टेप में नहीं छेड़ा, उनकी भी पोजीशंस को एक दूसरे के साथ फ्लिप करवाना होता है। एंड इन द एंड फिर हमें जो मिल जाती है डबल इंटरचेंज के बाद, उसमें हम ज्वाइन करते हैं 1 2 3 4 इन सबको, ठीक है। और ज्वाइन करते हुए अगर हमें क्लॉकवाइज मिल रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो एस। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूएंट है बिलो द प्लेन। और अब मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ओरिएंटेशन मस्ट बी डिफाइंड, ओरिएंटेशन मस्ट बी डिफाइंड, वो इसी स्टेप के लिए थी, तीनों में, चाहे बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है या ऑन द प्लेन है। अगर हमारे पास ओरिएंटेशन डिफाइंड नहीं होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, और अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो फिर हम फर्दर इन रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई ओरिएंटेशन में और किसी का पता हो ना हो, फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है, किसमें, वेज रिप्रेजेंटेशन में। सो दैट्स हाउ वी कैन असाइन RS नॉमेनक्लेचर इन वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। अब इसके साथ ही सेकंड जो आपको फिशर रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी उसके भी रूल्स आप नोट कर लीजिए। RS नॉमेनक्लेचर इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, RS नॉमेनक्लेचर इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी आपके पास वैसे ही है, दैट असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल, कहाँ, ऑन एसिमेट्रिक सेंटर। जो भी कायरल सेंटर मिलता है उसमें CIP रूल के अकॉर्डिंग आपने प्रायोरिटी असाइन कर देनी है। देन अगेन ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। अब जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। दो ऑप्शन कैसे बनते हैं फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप के लिए, या तो
वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन में आपके पास कहाँ हो सकता है, या तो टॉप पे या तो बॉटम पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ हो सकता है, या तो लेफ्ट पे या तो राइट पे, है ना। तो इस तरीके से फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप दो ही जगह हो सकता है, या तो वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर आपके पास वर्टिकल लाइन पे है और आफ्टर मूविंग फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, आपको मिलती है क्लॉकवाइज रोटेशन तो R, अगर मिलती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो S। और सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, जिसमें अगर हमारे पास मिलती है क्लॉकवाइज रोटेशन तो इसके अपोजिट यानी S, और अगर मिलती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो R। ठीक है, तो बहुत सिंपल है आपके पास यहाँ फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी RS करना वही सब कुछ है कि CIP रूल के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी फिक्स करो, फोर्थ पोजीशन को चेक करो। अगर फोर्थ पोजीशन वर्टिकल लाइन पे मिलती है तो क्लॉकवाइज से R, एंटी क्लॉकवाइज से S। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का सब्स्टिट्यूएंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, लेफ्ट या राइट कहीं पे, तो हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव करते हुए या तो आपको रोटेशन क्लॉकवाइज मिल सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मिलेगी तो S, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी तो R, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट। तो एक सिंपल ट्रिक से आप याद रख लो, जैसे आप सपोज क्लॉकवाइज को R कहते हो और एंटी क्लॉकवाइज को S कहते हो, तो ऐसा मान के चलो कि जो वेज रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए तब दी गई थी जब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप बिलो द प्लेन था, क्योंकि बिलो द प्लेन होगा तो क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। वैसे ही फिशर में ये याद रख लो कि हमारे पास इसके लिए RS तब दिया गया था जब वर्टिकल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप था, क्योंकि ऐसे केस में क्लॉकवाइज से R, एंटी क्लॉकवाइज से S। ठीक है, तो अगर एक एक चीज़ आपको याद रह जाएगी तो उसके अपोजिट वाली आप खुद ब खुद याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे हमारे पास रूल्स रहेंगे जो वेज रिप्रेजेंटेशन और फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे सारे एग्जाम्पल्स जहाँ पे इन रूल्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वेज में ही बहुत डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आ जाते हैं। उन सब सिस्टम में कैसे चेक करेंगे RS, वो एग्जाम्पल्स, देन फिशर एंड देन और भी सिस्टम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें RS असाइन करना है, वो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक। ओके।